स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह। और आज हम फिर स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। इसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और मौलिक अधिकारों में हमने पिछले टॉपिक में स्टूडेंट बात किया था, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की थी। और इसी के साथ में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और उसके बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कुछ रिट इश्यू करते हैं आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इश्यू करता है उसके अलावा भी कुछ और दूसरे मैकेनिज्म हैं जो अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लीजिए आज शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। ये आपके अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर इसके बारे में दिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं अपना देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे विभिन्न भाषाओं, धर्म के लोग रहते हैं। तो किसी स्टेट के अंदर किसी धर्म के लोग ज्यादा हैं, फिर किसी दूसरे स्टेट में देखें तो किसी और भाषा के आधार पर कुछ लोग ज्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और उर्दू स्पीकिंग ज्यादा पीपल हैं, और वहां पे हिंदी स्पीकिंग या फिर हिंदू लोग वहां पर कम हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, या फिर पूरे देश में देखें तो मेजोरिटी में हिंदू हैं और फिर दूसरी अदर कम्युनिटीज के लोग कम हैं। तो जो मेजॉरिटी है उसके बाद में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम लोग हैं, उनके अधिकारों के बारे में जो संविधान के जो बनाने वाले थे उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। कहीं ऐसा ना हो जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, इनके अधिकारों का हनन करे। तो उन्होंने अपने संविधान के अंदर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर बखूबी इनके सेफ्टी के प्रोविजंस रखे गए हैं। तो वो किस तरह के प्रोविजन की इनको कुछ अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। इस तरह की संस्थाएं जहां पर ये एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था और अपनी भाषा को सर्वाइव करने के लिए, ताकि ये भाषा जो इनकी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा लुप्त ना हो जाए, या फिर जो धार्मिक आधार पे जिनकी जनसंख्या कम है वो और कम ना हो जाए, तो उनकी सुरक्षा की जो गारंटी देता है ये आपका आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है उसमें है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना अधिकारों में, जो अभी तक जितने अधिकारों की बात की है 12 से लेके 32 तक जो आपके मौलिक अधिकार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार जो संविधान ने दिया है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जो अधिकार बोल सकते हो, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। के बहुत सारे अधिकारों की बात की है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई स्टेट राज्य करता है, राज्य की सरकारें करती हैं, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव्स है, प्रशासनिक अधिकारी है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या फिर पुलिस के छोटे कर्मचारी से लेकर जिनका डे टू डे लाइफ में हमारा सामना होता है, अगर ये लोग कहीं आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी गारंटी का क्या प्रोविजन किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इन अधिकारों का, वो गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी तो देता है, लेकिन गारंटर है कौन, उस गारंटी को निभाएगा कौन। तो इसका प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 में किया गया है, और जो कि आर्टिकल 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें किस तरह की गारंटी दी है? सपोज करो अगर किसी के अधिकारों का वायलेशन होता है, किसी को इलीगली डिटेंशन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लेते हैं, या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वायलेशन होता है, या फिर किसी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, तो इस दशा में वो अपनी गुहार लेकर उच्चतम न्यायालय, जो आपके आर्टिकल 32 के अंदर प्रोविजन है कि आप सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी गुहार लगा सकते हो कि श्रीमान उच्चतम न्यायालय जी, न्यायाधीश महोदय, जज, मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है
और मुझे सुरक्षा दिया जाए, मेरे अधिकारों को वापस रिस्टोर किया जाए। तो इसी तरह से आर्टिकल 226 में यह प्रोविजन है कि आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, अपने स्टेट का जो उच्च न्यायालय वहां पर जा सकते हो और वो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो। तो उसके ऊपर जो उच्चतम न्यायालय विचार करेगा, ये लेकिन उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकार के अंदर है कि अगर उसको उसमें मैटर लगेगा कि हाँ कानूनन इनके साथ में जो इलीगल डिटेंशन है, इस तरह के जो सबूत उनको मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य के आधार पर अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो आपके फेवर में उस जहां पर जिसने आपके अधिकारों का वायलेशन किया उस संस्था के, उस सरकार के अगेंस्ट एक रिट जारी कर सकता है। तो उसी वो जो सभी रिट हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एक एक करके सिलसिलेवार हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जो रिट जो जारी होती है या जारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, वो होगा आपका हेबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द ही अपने आप में बताता है कि जो अरेस्ट किया है उसको सामने लाया जाए, उसको हाजिर किया जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन में किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसको लगता है कि उसका अरेस्ट इलीगल है, उसको मतलब कानून इलीगली अवैध रूप से उनको गिरफ्तार किया गया है या किसी एक इंडिविजुअल ने उसको बंदी बना के रख लिया है, तो वो या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाकर इसकी गुहार लगा सकता है और उच्चतम न्यायालय उसको अपने सामने साक्ष्य के साथ पेश करने के लिए कहेगा उस इंडिविजुअल को कि भाई कौन से आधार पे आपने इसको गिरफ्तार किया है वो दिखाइए। और अगर वो अवैध ये प्रूव हो जाता है कि उसको इलीगली अटेंशन किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसको मुक्त कर दिया जाएगा और जिसने उसको इलीगल अटेंशन अरेस्ट करके रखा था उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपका हो गया हाबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में है मेंडाबस। मेंडाबस या परमादेश, परम आदेश यानी कि सबसे बड़ी जो संस्था है उसका आदेश। तो इसमें मेंडाबस में क्या होता है कि अगर सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, ये एक किसी को अपनी लीगल ड्यूटी जो उसकी वैध ड्यूटी है, कानून के हिसाब से जो कार्य उसको करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक इंडिविजुअल जाकर जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर दरखास्त दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई जैसे सपोज करो एक पुलिस का अधिकारी है या फिर एमसीडी है जिसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, उनका काम है वाटर का अरेंजमेंट करना पूरे दिल्ली के अंदर, या फिर सपोज करो मलेरिया का काफी प्रकोप हो गया तो उनको मलेरिया के लिए स्प्रे करना चाहिए, या डेंगू का बहुत ज्यादा फैलना हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर लेने चाहिए। तो हम एमसीडी के अगेंस्ट में ये एक मेंडाबस इश्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अंदर दे सकते हैं और उच्चतम न्यायालय और या उच्च न्यायालय जिसके पास भी आप जाएंगे वो इनको बुलाकर, एमसीडी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाकर इनको ऐसा कार्य करने के लिए कहेंगे। तो ये हो गया परमादेश। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का मतलब मनाही, किसी को कुछ कार्य करने के लिए मनाही। अगर कोई एग्जीक्यूटिव्स, प्रशासनिक अधिकारी अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र से, सपोज करो कि जो दिल्ली का एक न्यायालय है वो किसी को मध्य प्रदेश के अंदर जो इंसिडेंट हुई है उसके केस की सुनवाई करने लगता है, तो इस दशा में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, इस दशा में हम क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और जाकर अपने ये बता सकते हैं कि ये जो इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही ये विषय नहीं आता है। तो इस एक एग्जाम्पल है, बाकी बहुत सारे कोई और दूसरे जो शासन के अंग हैं वो अपने अधिकारों का जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगते हैं, तो उस दिशा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आती है सरसरी। ये है जब
या इसको सेक्सुअली को उत्प्रेषण लेख के नाम से भी जानते हैं। जब कोई न्यायालय, जब कोई उच्चतम न्यायालय या सुपीरियर कोर्ट अपने से इंफीरियर कोर्ट को, उसके जो अधीन जो न्यायालय है उनको ये इश्यू करता है, किस कंडीशन में इश्यू करता है? वो भी तब जब उनको लगता है कि कहीं पर उच्चतम न्यायालय का भी इस या जो न्यायाधीश उसके नीचे जो न्यायालय है उनका कोई कहीं पे इंटरेस्ट है, इस तरह का केस है, तो उस केस को एक पारदर्शी रूप में उसकी न्यायालय अपने पारदर्शी रूप में उसका जो न्याय करने के लिए जो अपने अधीनस्थ न्यायालयों से उससे रिलेटेड संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने पास मंगवा सकता है और उसकी सुनवाई आगे वो खुद कर सकता है या फिर किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को दे सकता है। तो ये तो हो गया आपकी सेशरी। अब उसके बाद में जो अंतिम है दैट इज द क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब आपको क्या अधिकार है उसके बारे में पूछा जाना। अगर कोई एक किसी पद पर बैठा हुआ है पदाधिकारी, तो अगर हमें लगता है कि वो पदाधिकारी के पास उस पद पे बैठने के लिए जो अहर्ताएं, जो एबिलिटीज, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उस अधिकारी के पास नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में जाके हम न्यायालय को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और न्यायालय उसके लिए एक रिट इश्यू करेंगे जिसको क्यो वारंटो बोला जाएगा और उससे अधिकार पूछा जाएगा। उसके भी जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस पद पे बैठने के लायक, क्या वो लीगली इसका बैठने का अधिकारी है। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देता है तो वो आगे काम करते रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर उनके जो प्रोसेस के थ्रू उनको जो हटाने का जो तरीका है हटा दिया जाएगा। तो ये आज हमने बात की आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और फिर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों को बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कौन कौन से रिट इश्यू करता है उसके बारे में। फिर दूसरे भी मैकेनिज्म हैं जिनसे कुछ और दूसरे तरीके हैं, जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, जो अल्पसंख्यक जो देश की पॉपुलेशन में जो अल्पसंख्यक है उनके देखभाल करता है, उनके लिए जो वेलफेयर के मेजर्स बनाने के लिए काम करता है, या उनके साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, वायलेशन होता है, तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है। ऐसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। फिर नेशनल वीमेन के लिए, औरतों के लिए एक कमीशन है। इसी तरह से मतलब और भी दूसरे मैकेनिज्म है जिनके द्वारा जो ये सभी बातें की, इसके अलावा भी हम सुरक्षा के लिए जो देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए और बहुत सारे मैकेनिज्म के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। और इसी के साथ में एक और बात कर लेते हैं कि जो आपके अधिकार है दीज आर फंडामेंटल राइट्स है, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, इनके अंदर चेंजेस आ सकती है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। पहले ऐसा बोलते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसका हिस्सा है और इसके अंदर किसी तरह की चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन ये आवश्यकताएं महसूस की, जैसे कि बीच में संपत्ति का अधिकार था उसको निकालने की जरूरत महसूस की गई, आवश्यकता महसूस की गई, तो उसको रिपेल करने के लिए इसमें चेंजेस लाए। फिर बहुत राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड करने के लिए, तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इनको सस्पेंड नहीं कर सकती, इनको कम नहीं कर सकती। अगर आपने इतिहास में खंगाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देश के अंदर आपातकालीन की स्थिति आने पर हम जो आपके मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऐसा जैसे कि आप इससे पूर्व में भी 3 बार देश के अंदर 1962 की बात करें या 71 की बात करें या 75 की बात करें, देश में आपातकालीन की स्थिति लागू हो चुकी है। और जब भी देश में आपातकालीन स्थिति लागू होती है,
जो नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, जिसका कि आर्टिकल 352 के अंदर प्रोविजन है, तो उसके तहत आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या आपातकाल के अलावा भी किसी एक इंडिविजुअल कोई देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, या फिर वो ऐसा कोई हेटेड स्पीच देने की वो लगता है, तो उसको हम टाइमिंग के लिए डिटेंशन कर सकते हैं, अरेस्ट करके रखा जा सकता है। तो देश की सुरक्षा सबसे यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। संसद को ये अधिकार है कि जो आपके मौलिक अधिकार है उनको कम किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है और फिर रिवाइव भी किया जा सकता है। तो एक आपके दिमाग में मौलिक अधिकारों के बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ में जो रिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जितने भी रिट्स हैं इनके बारे में भी आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट है टॉपिक के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, मौलिक अधिकारों का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। जो देश की सरकारें हैं, शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट किसी तरह का कानून नहीं बना सकती। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वो है जो एक नैतिक जिम्मेवारी के रूप में रखा गया है देश के अंदर, कि जो राज्य सरकारें हैं वो जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जाएंगी, तो देश के जो लोग हैं, जनता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए कुछ कार्य करेंगी। ऐसे कुछ कार्यों के वर्णन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में किया गया है, और हम इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आप दिल लगाकर ये जो प्रेशियस टाइम है, आप इस बात को समझिए, अपने घर पर स्टडी करना शुरू कर दीजिए और मेहनत करो। अभी से रेगुलर काम करते रहिए। अगर आप काम बीच में छोड़ते हो तो कंटिन्यूटी आपको लाने में मुश्किल होगी। जो पीछे छूट जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए प्लीज, समझ जाइए, वक्त रहते हुए काम करना स्टार्ट कर दें। दिस विल बी द गुड फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.